हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर आज आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जो खुद से कंटेंट तैयार किया हुआ है। किसी का कॉपीराइट नहीं है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होने वाली है। तो आप अगर बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं और एग्जाम देने वाले हैं 7 तारीख में, 11 तारीख वाले में या फिर 28 तारीख वाले में, जो भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है, यह सेट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसे कवर किया गया है हमारी टीम के माध्यम से। तो आप है जो इसको प्रैक्टिस लगा कर जाए, ताकि यह जो है रिजल्ट दिलाने वाला सेट है। हम लोग का जो तैयार किया गया सेट है रिजल्ट दिलाने वाला है। अगर इसमें आपका 60 से 70 के बीच नंबर आ रहा है तो बिल्कुल आप वहाँ 100% रिजल्ट देंगे बिहार पुलिस में। तो चलिए इसको प्रैक्टिस लगाते हैं और बेहतरीन तरीके से इसको समझते हैं, ताकि आपको एग्जामिनेशन में है जो बेनिफिट मिल जाए इससे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ये जो है 60% आपका कवर करेगा। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। इसमें कह रहा है वह प्रक्रम जो धीरे धीरे संपादित होती है, जिसमें निकाय के यांत्रिक ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कहलाता है। तो उसे कहलाता है समतापीय प्रक्रम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सटीक आंसर होता है। चलिए इस ताप क्रम में होता है क्या, समतापीय क्रम में, इसमें आंतरिक ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भी जान लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव में सबसे छोटी कोशिका निम्न में से कौन सी होती है। देखिए सबसे छोटी कोशिका की बात कही गई तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है शुक्राणु का होता है, स्पर्म का होता है। ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन अगर सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में पूछा जाए तो ओवम का होता है, अंडाणु का होता है। उसी प्रकार से न्यूरॉन को देखें तो न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की इकाई है। और साथ में प्लाज्मा को देखें तो प्लाज्मा जो होता है पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। तो ये आपका सभी इसमें हो गया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं आपको। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसे ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। तो ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि कोशिका की खोज की बात करें तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। तो इसे भी याद रखेंगे। तो बहुत सारे जो होते हैं बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से आपका एक ओवर तो कंफर्म है कि यह क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में। 4 नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है। 4 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि वह प्रक्रम जो काफ़ी तेज होता है तथा जिसमें वातावरण और निकाय के बीच अंतर होता है वह है। तो जिसमें वातावरण और निकाय के बीच अंतर होता है तो वह जो होता है वह रुदोष प्रक्रम कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सटीक आंसर। रुदोष प्रक्रम जो होता है काफ़ी तेज होता है और इसमें जो होता है वातावरण और निकाय के बीच स्थानांतरित नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में। 5 नंबर में देख लीजिए, इंग्लिश का है। 5 नंबर में कहा रहा है कि चूज द करेक्ट एडम फ्रेजेज ऑफ द फ्लोइंग। आपको एडम फ्रेज चूज करना है। एट ए लॉस, यहाँ पर दिया है एट ए लॉस का मतलब क्या होता है आपका। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कॉन्फिडेंस, कन्फर्म, कन्फ्यूज और है कन्वर्सेशन। इसमें जो है एट ए लॉस का मतलब होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट को कहा जाता है कन्फ्यूज। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर सी हो जाएगा। वही कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि करना और कन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप करना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर में। 6 नंबर में आपसे पूछा जाता है कि एक ट्रक का टायर अचानक फट जाता है तो टायर का ताप हो जाएगा। टायर का ताप क्या हो जाएगा, तो टायर का ताप घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में देखिए इसमें कहा जा रहा है कि चूज दी वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपको है जो इसमें बेस्ट मीनिंग कौन इसका ऑप्शन में दिखा रहा है उसको आपको चूज करना है। इसका मतलब है कि आपको सिनोनिम आपको चूज करना है, समानार्थी शब्द चूज करना है। इसमें दिया है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है यहाँ जान लीजिए, DEFERENC। डिफरेंस का मतलब होता है आदर करना। तो रिस्पेक्ट का मतलब भी वही होता है, आदर करना। ऑप्शन नंबर भी सी हो जाएगा। चलिए सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, ये सब आप जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर में। 8वां नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि ठोस के द्रव में बदलने के ताप को कहते हैं। तो जब ठोस से द्रव में बदलने के ताप होता है उसको कहा जाता है गलनांक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए क्वथनांक का होता है जब पानी है जो खोलना शुरू कर देता है उसको क्वथनांक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में। 9 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि ताप बढ़ने पर लोहा का गलनांक क्या होता है।
ताप बढ़ने पर यहाँ दाब कर लीजिएगा, दाब कर लेंगे। दाब बढ़ने पर जो है लोहा का गलनांक जो होता है घट जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सटीक आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। मैथ आप लोग बनाते हैं तो बनाकर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ से हम आपको सभी जो पैटर्न है आपका बिहार पुलिस का, तो उसका है जो पूरी तरह से कवर किया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। क्योंकि इस बार जो आपका सिलेबस है वह पैटर्न बदल दिया गया है, इंटर हटा दिया गया है, आपका मैट्रिक बेसिस पर है, उसी के लेवल को तैयार किया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे माफ कीजिएगा 10वां नंबर में कहा जा रहा है कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी वही काम को है 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर यह काम को कितने दिन में करते हैं। तो इसका देखिए एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी मतलब दोनों मिल करके अगर काम करे तो इसका होता है ए इंटू बी और बाई ए प्लस बी होता है। क्या हो जाता है इसका ए प्लस बी, ऐसा। अब है ए और बी को देखिए, ए का काम कितना दिया है 30 दिन में कर रहा है, और बी है वही काम को कितना दिन में 20 दिन में, तो इस 10 दिन में कर रहा है तो 10 दिन में, और ए प्लस बी को जोड़ देना है तो 30 और 10 कितना हो गया 40 दिन में। अब इसको काट सकते हैं 10 चौका 40, 4 बार में कट गया। 2 से काटेंगे इसको तो 2 से कट जाएगा और इसको 15 से कट जाएगा। आपका 15/2 आया, 15/2 को कहा जाता है 7.5, तो 7.5 देखिए आपका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 11 नंबर में। 11 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हिमकारी मिश्रण का उदाहरण है। हिमकारी मिश्रण उसे कहते हैं जब उसमें नमक मिला दिया जाता है। बर्फ में जब नमक मिला दिया जाता है उसको हिमकारी मिश्रण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि बर्फ में नमक मिलाने पर उसका तापमान होता है, तो बर्फ में नमक मिलाने पर उसका तापमान घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर के बाद 13 नंबर में लेके चलते हैं। 13 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है। 13 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं कह रहा है, यहाँ नहीं वाला क्वेश्चन खतरनाक होता है, इसको ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ध्वनि तरंगे जो है यह जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, बाकी रेडियो तरंगे, दृश्य किरणें और सूक्ष्म तरंगे ये सभी जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर रेडियो तरंगे की बात करें तो रेडियो तरंगे की खोज जो किया था मार्कोनी ने किया था, वही है। जो दृश्य किरण की बात करें तो दृश्य किरण की खोज न्यूटन ने किया था, और सूक्ष्म तरंगे की खोज किया था आपका हॉर्सेल। इसके माध्यम से आप लोग पता कर सकते हैं। इंफ्रारेड किरणें की बात करें इसी प्रकार से आपका बहुत सारा पूछा जाता है। तो दृश्य किरणें के देख लीजिए कौन किया था, न्यूटन ने किया था। और सूक्ष्म तरंगे की बात करें तो हॉर्टज ने किया था। इसको सुधार लेंगे आप। सूक्ष्म तरंगे की खोज हॉर्टज ने किया था। उसी प्रकार से आप बहुत सारे पूछा जाता है। बताइए अवरक्त किरणें की खोज हॉर्सेल ने किया था, जबकि परावैंगनिक किरणें की खोज रिटर ने किया था। ये सभी आपको याद रखना है। अब ये सभी का वेग ध्वनि तरंगे को छोड़कर सिर्फ रेडियो तरंगे, दृश्य किरणें और सूक्ष्म तरंगे ये सभी तरंगे का वेग समान होता है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये याद रखिएगा। सभी का जो है इसमें वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड में, सबका जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। और ध्वनि कैसा तरंग है, तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर मैथ से संबंधित है। कह रहा है 20 का 2/2% बराबर 10 का 10/8 गुने y है, तो y का मान निकालना है। तो देखिए इसको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 को करेंगे 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और बाय नीचे कितना आ जाएगा 100%, का मतलब 100 हो जाएगा इसका। इक्वल टू करेंगे 10 है तो इधर 10 कर लेंगे, ए इक्वल टू है 10 गुने 8 को डबल बार गुना कीजिए, 8 × 8 तो कितना होगा 64 हो जाएगा ये। और 64 बाई इसमें परसेंटेज का मतलब कितना होगा 100, और फिर इधर दिया हुआ है y, तो y को फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको करेंगे तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 10 से कट जाएगा, 10 दूनी 20, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 800 काटेंगे तो 8 × 8 = 64, 8 y बराबर 1 बचा, तो y का मतलब कितना आया वैल्यू 1/8 आया, 1/8। तो 1/8 देखिए इसमें कहाँ है, 1/8 इसमें किसी में नहीं दिया, यहाँ पर कर लेंगे आप लोग 1/8। आपका आंसर हो जाएगा कौन, सी हो जाएगा। इसमें नहीं दिया गया है, मिस प्रिंट हुआ है।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर में। 15 नंबर में कह रहा है कि गामा किरणें का वेग किसके वेग के बराबर होता है। तो गामा किरणें का वेग जो होता है वह बराबर होता है आपका रेडियो तरंगे के वेग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अभी बताए थे कि जितने भी विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं, गामा किरणें हो चाहे एक्स तरंगे, परावैंगनिक तरंगे, दृश्य किरण या अवरक्त किरण या क्षुद्र तरंग या फिर रेडियो तरंग, ये सभी का वेग इक्वल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो गामा किरणें का वेग भी बराबर होता है। गामा किरणें की खोज किसने किया था? तो गामा किरणें हेनरी बेकलर ने किया था। इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर में है। 16 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म तरंगे का वेग कितना होता है। तो अभी बताएं जितने भी होते हैं किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग उसका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। ऑप्शन नंबर आपका 16 का ए हो जाएगा। 17 नंबर में देख लीजिए। 17वां नंबर में कह रहा है कि ऊष्मा किरण की खोज किसने किया था। तो इसमें दिया है ऑप्शन रीटर, मार्कोनी, न्यूटन, हेनरी बेकलर। तो रीटर जो है किया था ऊष्मा किरण की खोज। ऊष्मा का मतलब आप समझ जाइए डायरेक्ट परावैंगनिक किरण कह रहा है। तो परावैंगनिक किरण की खोज किसने किया था? रीटर ने किया था। उसी प्रकार मार्कोनी ने क्या किया था? मार्कोनी रेडियो तरंग की खोज किया था। न्यूटन ने दृश्य किरण का खोज किया था। हेनरी बेकलर ने गामा किरण की खोज किया था। अगला क्वेश्चन आपका है पादप में कोशिका विभाजन निम्न में से किसके द्वारा होता है। देखिए पादप में जो है कोशिका विभाजन सेल प्लेटेट्स के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सटीक आंसर। सेंट्रोसोम जो होता है लीवर में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण से लीवर की क्षतिपूर्ति स्वयं हो जाती है। लवक एक पौधे से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में। 19 नंबर में कहा रहा है कि पुराने दस्तावेज के अध्ययन करने हेतु किस किरण का उपयोग किया जाता है। देखिए जितना भी पुराना से पुराना दस्तावेज है उसको पढ़ने के लिए किस किरण का प्रयोग किया जाता है। तो वह है परावैंगनिक किरण के। पुराने दस्तावेज को पढ़ने के लिए परावैंगनिक किरण का प्रयोग किया जाता है, अर्थात अल्ट्रावायलेट किरण का यूज किया जाता है। और इसके बारे में अभी बताया रेडियो तरंगे, दृश्य तरंगे, सूक्ष्म तरंग के बारे में हम बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का है। 20 नंबर में देख लीजिए। कह रहा है चूज द वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें जो मीनिंग दिया जाता है उसका अपोजिट वर्ड आपको पता करना है। जैसे डेंस, डेंस माने क्या होता है? डेंस माने होता है सघन। तो सघन का उल्टा हो जाता है बिरल। तो बिरल को स्पर्श कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए 21 नंबर की बात करते हैं। 21 नंबर में चलते हैं लेकर के। 21 नंबर में कहा जा रहा है कि नाभिकीय अभिक्रिया और कैंसर के उपचार में उपयोगी है। देखिए नाभिकीय अभिक्रिया और कैंसर के उपचार में जो प्रयोग किया जाता है वो गामा किरणें का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका फाइंड दैट मिस स्पेल्ड वर्ड। आपको मिस स्पेल्ड वर्ड को है चूज करना है, कौन सा गलत दिया हुआ है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें जो है कॉम्बिनेशन ये सही दिया हुआ है, एग्जैगरेशन है आपका गलत दिया हुआ है। यहाँ पर डबल जी होगा, यहाँ डबल जी होगा तब सही होगा, ये इसका मतलब गलत दिया है। ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है 23 नंबर में। 23 नंबर में कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है। तो अनुप्रस्थ तरंगे जो उत्पन्न होता है केवल ठोस में होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए और प्रकाश जो होती है एक अनुप्रस्थ तरंगे है, यहाँ से भी याद रखेंगे। चलिए 24 नंबर में देख लीजिए माफ कीजिएगा 24 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न होती है। अब अनुदैर्घ्य तरंगे की बात करें तो अनुदैर्घ्य तरंगे जो उत्पन्न होती है ठोस, द्रव और गैस तीनों में उत्पन्न होता है। इसीलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 25 नंबर में। 25 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि किसने कहा था कि जल एक तत्व नहीं बल्कि एक यौगिक है। ये कहा था लेबोजियर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है लेबोजियर को। ये भी जान लेंगे आप लोग। न्यूटन के बारे में भी बताएं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था तथा दृश्य प्रकार की खोज किया था। आइंस्टाइन के बारे में जानते हैं, E = mc², आइंस्टाइन ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा ओडियार वंश से संबंधित है। ओडियार वंश का शासक कुछ दिया कौन सा है। तो इसमें देखिए ओडियार वंश का शासक जो है कृष्णदेव तृतीय है, यानी कृष्ण तृतीय जो है ओडियार वंश से संबंधित है। जबकि कृष्णदेव राय की बात करें तो ये तुल्लु वंश से संबंधित था। हैदर अली मैसूर का राजा था। ये सभी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर में। 28 नंबर में कहा जा रहा है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई। तो यूएनओ की स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसका काम है विश्व में शांति स्थापित करना। इसके 6 प्रमुख अंग हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं।
अगर यूएनओ की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर में कहा जाए कि श्रृंग और गर्त पाए जाते हैं। तो श्रृंग और गर्त किस में पाए जाते हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे में पाए जाते हैं। इसका देख लीजिए, मान लिया जाए कि इस टाइप से है जो प्रकाश चलना शुरू किया अनुप्रस्थ तरंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए जो ऊंचाई है ए और ए ऊंचाई है, ए दोनों ऊंचाई को श्रृंग कहा जाता है। यहाँ तक जितना भी ऊंचाई आवे इसको श्रृंग कहा जाता है, जबकि नीचे वाला ये गड्ढा वाला पार्ट है इसको गर्त कहा जाता है। तो ऐसा जो होता है अनुप्रस्थ तरंगे में बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर में। 30 नंबर में देख लीजिए, 30 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि नाइट विजन कैमरा में किस तरंग का उपयोग होता है। हम लोग जो रात में कैमरा यूज करते हैं वो बिना लाइट के भी वह आपका फोटो खींच सकता है। तो ऐसा जो हो सकता है किसमें हो जाएगा, आपको बनाकर लाना है। इसमें सहयोग बनाना है आपको। चलिए देखिए, नाइट विजन कैमरा में किस तरंग का उपयोग होता है। तो इसमें आपको देख लीजिए, इसमें जो होता है आपका अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रा वायलेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, इसमें 31 नंबर में देख लीजिए, 31 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 31 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि मोंटेनीग्रो संयुक्त राष्ट्र संघ का 152वां सदस्य कब बना था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो 193वां सदस्य है, 193 सदस्य हो गया है, लेकिन 192वां सदस्य बोल दिया गया है। कौन है? तो मोंटेनीग्रो है। लेकिन कब इसको सदस्य बनाया गया था? 2006 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगर 193वां की बात करें हम तो 193वां जो है दक्षिणी सूडान है। ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया है, तो आप लोग ये अलग से याद रख सकते हैं कि 193वां की अगर बात करें तो दक्षिणी सूडान है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर में, आधार पर का कोण कितने डिग्री का होता है। देखिए आधार पर का कोण ये होता है और यहाँ से यहाँ तक आधार पर का कोण, इसका मतलब है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का जो होता है 180 डिग्री का कोण होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस जो मनाया जाता है 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। वही 29 अगस्त की हम बात करें तो 29 अगस्त को है जो है खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है। वही 11 जुलाई को देखें तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जबकि 4 दिसंबर को बात करें तो नौसेना दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 34 नंबर में। 34 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि एक एंगास्ट्रम किसके समतुल्य होता है। तो एक एंगास्ट्रम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। देखिए इसमें 10 मीटर तो नहीं दिया हुआ है, सेंटीमीटर इसमें कोई नहीं दिया हुआ है। अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻2 जो है करेंगे, यानी 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर होगा, और जब आधार सेम रहेगा तो पावर घट जाएगा, यानी 10 जो है 8 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इसको आप बना लेंगे सेंटीमीटर, मीटर को काट देंगे और इसको सेंटीमीटर कर लेंगे तो आपका आंसर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो एक एंगस्ट्रम अगर पूछे आपसे तो हो जाएगा 10⁻10 मीटर, लेकिन सेंटीमीटर में 2 घट जाएगा, क्योंकि देख लीजिए आपको समझा दिए यहाँ पर, आप लोग देख लेंगे। चलिए 34 के बाद 35 नंबर में कह रहा है, 35 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि आवर्तकाल का एसआई मात्रक है। तो आवर्तकाल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये होता है सेकेंड में मापा जाता है। आवर्तकाल को मापा किस में जाता है? सेकेंड में। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो सेकेंड इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा हमारे पास। चलिए इसका सेकेंड में मापा जाता है, आवर्तकाल का किस में मापा जाता है? सेकेंड में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 35 के बाद 36 नंबर। 36 नंबर में कह रहा है कि ए ने कहा बी से कि मैं तेरी माँ हूँ, लेकिन बी ने कहा ए से कि मैं तेरी बेटी नहीं हूँ, तो बी ए का कौन है। तो बी ए का कौन है? ब्लड रिलेशन से दिया है। देखिए इसमें कह रहा है, तो इसमें जो है बेटी नहीं कह रहा है, तो बेटी नहीं है इसका मतलब क्या है? वो बेटा हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या आंसर आ जाएगा? ये आंसर आएगा आपका सी नंबर हो जाएगा आंसर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर से देख लेंगे इसको। अगर ये कह रहा है भी कि मैं तेरी माँ हूँ, लेकिन उसका जो है जवाब दिया है कि मैं तेरी बेटी नहीं हूँ, तो बेटी नहीं हूँ का मतलब हो जाता है वो बेटा होगा, इसीलिए उसको कहा कि मैं बेटी नहीं हूँ।
ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 36 के बाद 37 नंबर में देख लीजिए। 37 नंबर में कह रहा है 1 सेकंड में किए गए दोलन को कहते हैं। तो 1 सेकंड में किए गए दोलन को आवर्तकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति कहते हैं जो कभी बदलता नहीं है, प्रकाश के अपवर्तन में या वेग बदल जाता तरंग है लेकिन आवृत्ति कभी नहीं बदलता है। विस्थापन आयाम कहा जाता है, किसी भी मार्ग से चलने पर वहाँ से उसकी जब दूरी जितनी दिखाई देती है उसको आयाम कह देते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हुआ ना, ऊंचाई, उसी को आयाम कहते हैं। विस्थापन होता है जो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाए या प्लेसमेंट कर दिया जाए तो उसको विस्थापन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर में। 38 नंबर में कहा जा रहा है कि 1857 की क्रांति का दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए 1857 की क्रांति का दिल्ली से नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। बहादुर शाह प्रथम दिया हुआ है, शाह आलम द्वितीय दिया हुआ है, हाँ भगत का। ए आपका सटीक आंसर हो जाएगा सी, वक्त खां ने किया था। क्योंकि उस समय 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर जो द्वितीय था वह दिल्ली के शासन पर था और वह बहुत बुजुर्ग हो चुका था, इसीलिए उसका सेना का नेतृत्व वक्त खां ने किया था। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टार लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है हिंदी से है 39 नंबर में। कह रहा है गृह शब्द का तद्भव रूप होता है। तो गृह माने घर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है व्यवधान। व्यवधान शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो व्यवधान माने बाधा होता है, ऑप्शन नंबर इसका सही ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयाम का स्थायी मात्रक। अभी बताए थे दूरी को आयाम कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आयाम कहते हैं। आयाम का मात्रक जो होता है मीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर में। 42 नंबर में कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपका उल्टा शब्द चुनना है। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा शब्द। जैसे आपको बोल दिया गया है कि अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है पहुंच बनाना, यानी किसी का पहुंच, व्यक्ति के पास पहुंच रहता है तो उसको अप्रोच कहते हैं। वही पहुंच नहीं रहता है जिस व्यक्ति को तो उसको अवॉइड कहते हैं। वहां तक दूर, यानी दूर दूर तक पहुंच नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यह अप्रोच माने पहुंच होता है और अवॉइड माने पहुंच नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 43 नंबर में। कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो कोल्हू का बैल होना का मुहावरे का मतलब होता है बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति होता है, अत्यंत परिश्रमी होना को कहा जाता है कोल्हू का बैल। इसका उदाहरण इसलिए दिया गया है कि पहले के ज़माने में है बैल को कोल्हू में चलाया जाता था, वो दिन भर जोतता था उसे, जिससे वह अधिक मुनाफा हो सके किसानों को, इसलिए उसको कहा जाता था कोल्हू का बैल, यानी अत्यधिक परिश्रमी। 43 नंबर में है। 43 के बाद 44 नंबर में कह रहा है कि 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। ये मैथ से संबंधित है, इसको बनाने का नियम है। देखिए 12 लेंगे आप, 12 लेने के बाद थोड़ा सा हमारे पास थोड़ा सा टाइम देने का प्रयास करेंगे। हम आपको थोड़ा सा टाइम लेंगे क्योंकि बैटरी डाउन हो चुका है। चलिए हो गया। चलिए इसमें देखिए, इसमें आपको तृतीय समानुपाती को खोजना है। तो तृतीय समानुपाती 12 लेंगे, अनुपात 30 लेंगे, है ना। उसके बाद फिर लेंगे 30, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, फिर लेंगे 30 अनुपात x लेंगे, तृतीय अनुपाती। तो यहाँ पर देखिए इसको करना क्या है, अंदर से अंदर बाहर से बाहर। 12 को x में गुणा करेंगे तो 12x हो जाएगा, बराबर इसको 30 को गुना करेंगे तो 30 गुने 30 हो जाएगा, 30 और इंटू 30 हो जाएगा, 30 इंटू 30 हो जाएगा। इसका x का वैल्यू निकालेंगे तो 12 से इसको गुना करेंगे, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 25 30, 5 से काटेंगे तो 15, 15 पचे 75। इसका जो आंसर आ जाएगा वो 75 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 44 का सी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर में देख लीजिए, आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल का मान होता है, तो कितना होता है, ये 1 होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सटीक आंसर है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। आवृत्ति और उसका गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 45 के बाद 46 नंबर में। देखिए आवृत्ति का ऐसा मात्रक पूछ दिया है, तो हर्ट्ज होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर है। आवेश का मात्रक कूलम होता है, जबकि बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक अर्ग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ 47 नंबर में। कहा जा रहा है कि देखिए संख्या 14 के अंकों को उलट देने पर संख्या 27 की वृद्धि हो जाती है, तो 2 अंकों वाली ऐसी संख्या कितनी है जिनके अंकों को पलट देने पर 27 की वृद्धि हो जाती है। देखिए ये 14 है ना, 14 है, तो अगर इसको हम उलट देते हैं तो ये हो जाता है कितना, 41 हो जाता है। इसको उलट देने पर कितना हो जाता है, 41 हो जाता है।
तो कितना का अंतर, पहले 14 था 41 हो जाएगा, तो 14 घटा देंगे तो कितना आंसर बचेगा इसमें 27 आ जाएगा। तो कह रहा है इसी प्रकार से और दो अंकों की कितनी संख्या है जिसको उलट देने पर वह जो 27 अंतर आना चाहिए, तो ऐसी संख्या 5 है, आप लोग कर लेंगे इसको। चलिए 47 के बाद है 48 नंबर में। 48 नंबर में है आपका दिया हुआ, अर्थात दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे इतिहास से संबंधित, तो इतिहास से जो संबंधित होता है उसको ऐतिहासिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर है। 48 के बाद 49 नंबर में चलते हैं। 49 नंबर में कह रहा है दो लगातार श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। अभी बताए हैं कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। इस टाइप से अगर प्रकाश चलती है तो ये जो होता है श्रृंग होता है, ऊपर वाले जो होता है श्रृंग होता है ऊंचाई, और नीचे वाले जो गड्ढा में है वो उसको गर्त कहते हैं। और इन दोनों के बीच, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को कहा जाता है तरंगदैर्घ्य। क्या कहा जाता है, तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ भी कह सकते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होता है उसको भी कहा जाता है तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ पर देख लीजिए तरंगदैर्घ्य कहाँ आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, फिर कह रहा है तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक है। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक जो होता है वो एंगस्ट्रम है, और एंगस्ट्रम के साथ साथ मीटर भी है। तो ये दोनों ऑप्शन आपका सही है। एंगस्ट्रम जो है तरंगदैर्घ्य का मात्रक है और मीटर भी मात्रक है, तो दोनों ऑप्शन नंबर आपका सी सटीक आंसर हो जाएगा, 50 का सी। 51 नंबर में देख लीजिए हिंदी है, कह रहा है मधुकर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मधुकर मने होता है भौरा भी होता है, भ्रमर भी होता है, मिरिंग भी होता है। यहाँ पर कर लेंगे मिरिंग, अनुस्वार दे देंगे यहाँ, मिरिंग भी होता है, लेकिन शहद बेचने वाला नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 51 के बाद है 52 नंबर में। 52 नंबर में आपसे कहा जा रहा है इसमें कि साधारण ब्याज की दर 5%, वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 400 रुपये की ब्याज 450 रुपया हो जाएगा। ब्याज आपको मालूम है, रेट मालूम है, मूलधन मालूम है, तो समय निकल जाएगा आपका। समय बराबर आपका फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100। ब्याज कितना है 450, ब्याज गुने 100 हो जाएगा यहाँ, और उसके बाद है ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने दर हो जाएगा। मूलधन दिया हुआ है 400 आपका, और उसके बाद है दर दिया हुआ है आपका 5। इसको आप सोल्व करेंगे, डबल से डबल जीरो खत्म हो गया। यहाँ से करेंगे 5 से करेंगे 9 बार में कट जाएगा, नहीं 90 हो जाएगा। इसको 2 बार में काटेंगे तो 45 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा। 45/2 आया, 45/2 को भागा देंगे आप तो 22.5 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 22.5, यानी 22.5 आंसर आ जाएगा। तो 22.5 देखिए कहाँ आंसर दिया नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर कर लेंगे आप 22.5, यहाँ पर आपका मिसप्रिंट हुआ है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा सटीक आंसर। 22 वर्ष में जो हो जाएगा इतना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर है हिंदी से। हिंदी कह रहा है कि गह जोड़ चरित का संधि विच्छेद है, यानी किसका संधि विच्छेद है। तो ये ऑप्शन नंबर साफ ही पता चल रहा है, जिसमें तलवी सा मूर्धन सा है तो वह अनुस्वार में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा गौश्चरित। चलिए अगला नंबर 53 नंबर के बाद 54 नंबर में देखिए चक्रपाणी में कौन सा समास है। चक्रपाणी में जो समास है वो बहुव्रीहि समास होता है। साथ में साथ अगर समास की पूरा वीडियो हमारे पास उपलब्ध है, चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप देख सकते हैं, पूरी बढ़िया तरीके से समझाया गया है, क्योंकि आपका समास से क्वेश्चन जरूर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 54 के बाद 55 नंबर में देख लीजिए। 55 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपका इनकरेक्ट वर्ड जो किसमें है इसको आपको चूज करना है। जैसे ऑलरेडी है, इंस्टेंट है, डिस्टर्ब है, पेशेंस है। तो ऑलरेडी में देखिए इसमें गलत दिया हुआ है, ऑलरेडी में डबल एल नहीं पड़ता है, डबल एल दिया है इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा ए। जबकि डिस्टर्ब में होता है परेशान करना होता है, पेशेंस में धैर्य रखना होता है। अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर में है। 56 नंबर में कहा जा रहा है कि तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो तिलक जो है तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर में। 57 नंबर में कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस। देखिए ब्रह्मांड में पूछ दिया सबसे अधिक गैस तो हो जाएगा हाइड्रोजन। दूसरा नंबर पे अगर बात करें तो हो जाता है हीलियम। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में दूसरे नंबर पर है जो हीलियम है, फिर तीसरे नंबर पर है जो ऑक्सीजन आता है। लेकिन अगर हम वायुमंडल की बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में जो है नाइट्रोजन गैस है, उसके बाद नाइट्रोजन के बाद आपका ऑक्सीजन आ जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन का 78% है जबकि ऑक्सीजन का है 21% लगभग में। कार्बन की मात्रा करें तो 0.03% के लगभग है, तो आप लोग याद रखेंगे इसको। 57 के बाद 58 नंबर में चलते हैं। 58 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि
इनमें से कौन अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस देखिए हीलियम जो है अक्रिय गैस है, आर्गन भी अक्रिय गैस है, जेनोन अक्रिय गैस है, बेरियम नहीं है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका बी, बेरिलियम नहीं है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुव पर। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुव पर है जो 8 किलोमीटर है, वही क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर कहें तो 16 किलोमीटर है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर में। 60 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान की शुरुआत मानी जाती है। देखिए इसको क्वेश्चन जो है कितना अच्छे तरीके से संभाला गया है। इसको कह रहा है संविधान की शुरुआत, अधिकतर हम आंसर मारेंगे आप लोग अमेरिका, क्योंकि लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका है, लेकिन यहाँ शुरुआत मानी गई है तो एथेंस से मानी गई है, यूनान से मानी गई है। तो आपका आंसर जो होगा एथेंस होगा। लेकिन अगर कहे कि लिखित संविधान सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ तो अमेरिका हो जाएगा। और कहे बड़ा संविधान है जो पूरे विश्व में सबसे अधिक बड़ा संविधान किसका है तो अपना देश भारत का है। ये सभी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 61 नंबर में। 61 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि गणतंत्र का प्रारंभ माना जाता है। तो गणतंत्र का प्रारंभ माना जाता है स्विट्जरलैंड से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद है 61 नंबर के बाद 62 नंबर में चलते हैं। कह रहा है कृष्णा नदी जल विवाद यानी किसके बीच है? राज्य दे दिया है, आपको आंसर सुनना है। तो कृष्णा नदी जल विवाद जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सटीक आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 63 नंबर में। 63 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि जनवरी 2023 में कहाँ 5.9 मिलियन लिथियम भंडार खोजी गई थी। देखिए 2023 में खोजा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसा खोजा गया था जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर में, एक करेंट है, करेंट से भी क्वेश्चन रहेगा आपका। नए संसद भवन, यहाँ भवन कर लीजिएगा, नए संसद भवन का डिजाइन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो डिजाइन की बात कह रहा है ना, तो डिजाइन का जो है किया था वो बिमल पटेल किया था। ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसका जो प्रोजेक्ट लिया गया था, बनाने का ठेका लिया गया था, वो टाटा प्रोजेक्ट के माध्यम से बनाया गया। दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर में। कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? तो कीर्तिराज से जो संबंधित है भारोत्तोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी है। यह बिहार की खिलाड़ी है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको बारे में जानना। तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है कीर्तिराज सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन है 65 के बाद 66 नंबर में देखते हैं। 66 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को, और इसी को देखते हुए, जनजातीय को देखते हुए 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। अगर हम 26 दिसंबर की बात करें तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के माध्यम से। और 5 अक्टूबर को जो मनाया जाता है तो वो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, सभी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 67 नंबर में। इजराइल हमास संघर्ष में भारतीयों को लाने हेतु भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? इजराइल हमास के बीच अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसको जो है शुरू किया गया था आपका ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि इस संघर्ष के माध्यम से वहां पर भारतीय फंस गए थे, तो भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाकर उसको वहां से लाए। साथ साथ में ऑपरेशन करुणा की बात करें तो म्यांमार से संबंधित है। म्यांमार में एक तूफान आया था मोचा तूफान, और मोचा तूफान में बहुत सारे व्यक्ति है जो तितर बितर हो रहे थे, तो भारत सरकार ने मदद करने के लिए चलाया था ये ऑपरेशन करुणा चलाया था। वही ऑपरेशन चक्र 2 की बात करें तो ऑपरेशन चक्र 2 नशीली पदार्थ, ड्रग्स वगैरह को खात्मा करने के लिए जो चलाया गया था आपका ऑपरेशन चक्र 2। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी किसके लिए चलाया गया था? ये लोग भी अभी पूछा जाता है ऑपरेशन कावेरी। तो देखिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, भारत इसमें भी फंस गए थे तो उस वहाँ से निकालने के लिए उसको चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी कहाँ चलाया गया था? तो ये चलाया गया था आपका अरब कंट्री में जो है कुछ देश है वहाँ पर है जो फंस गया था। इसको आप लोग देख लेंगे कौन देश में चलाया गया था, लेकिन हम फिलहाल कमेंट बॉक्स में आपको जवाब दे देंगे। अभी फिलहाल आउट ऑफ रेंज से जा रहा है, तो ये ऑपरेशन कावेरी के बारे में यहाँ से आप प्राप्त कर लेंगे। अगर आपको मालूम है कि ऑपरेशन कावेरी जो है, इतना तो कंफर्म है कि ऑपरेशन कावेरी जो चलाया गया था, ऑपरेशन कावेरी इसमें जो है चलाया गया था आपका भारतीय फंस गए थे, आंतरिक कलह हुआ था उस देश में जिसके माध्यम से है वहाँ भारतीय फंस गए थे। हाँ सूडान में आ गया है,
तो यहाँ पर आप लोग कर लेंगे सूडान आ गया। सूडान में जो है आंतरिक कलह के कारण जो है वहाँ भारतीय फंस गए थे, जिसके कारण से ऑपरेशन कावेरी चलाकर वहाँ से भारतीयों को निकाला गया। तो आपका सभी क्लियर हो गया, ऑपरेशन करुणा, अजय, चक्र 2 और कावेरी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है 68 में, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर इसका 20 सटीक आंसर है। 68 नंबर में देख के बाद 69 नंबर में चलते हैं। 69 नंबर में कहा जा रहा है कि उद्देशिका की भाषा शैली किस देश से ग्रहण की गई है। तो उद्देशिका की भाषा शैली जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है और फ्रांस से लिया गया है। बंधुत्व शब्द लिया गया है क्योंकि फ्रांस का नारा क्या था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो वही शब्द लिया गया है फ्रांस से। तो ये सभी आप याद रखेंगे। और 70 नंबर में कह रहा है, 70 नंबर में देख लिए मालदीव की मुद्रा क्या है। तो मालदीव अभी जो है चर्चा में रहा था, तो यहाँ के जो पूछ दिया जाएगा। चलिए तो इसका जो है रुपया है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, रुपया नहीं रुपया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर है। मालदीव की जो है एक आइलैंड पर बसा हुआ देश है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 70 के बाद 71 नंबर में कहा जा रहा है, 71 नंबर में आप देख लीजिए कि महाभारत में शकुनी हो जाएगा, यहाँ पर कर लीजिए शकुनी मामा के किरदार निभाने वाला अभिनेता जिसकी मृत्यु 2023 में हो गई थी, उसका मूल नाम क्या था। तो उसका नाम था गुफ्फी पटेल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला नंबर 72 नंबर में कह रहा है, भारत नेट जीरो कार्बन लक्ष्य हासिल करेगा। मतलब कब लक्ष्य हासिल करेगा, 2070 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है जीरो कार्बन का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 72 नंबर के बाद 73 नंबर में देख लीजिए। 73 नंबर में कहा जा रहा है G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था। तो जी शिखर 20 सम्मेलन 2024 में जो हुआ था वो हुआ था ब्राजील में। ऑप्शन नंबर ब्राडी की एक शहर है, रियो डी जेनेरो में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी होगा कहाँ होगा कह रहा है, 2024 में ही होगा, अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित है होने की। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में होगा। तो यहाँ से आप लोग याद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 74 नंबर में कह रहा है कि सन 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का पूछ दिया है तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। लेकिन अगर 2024 में पूछा जाए तो ब्रिक्स सम्मेलन जो है भी रियो डी जेनेरो में ब्राजील में प्रस्तावित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 74 के बाद 75 नंबर में, पहली बार मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रयोग पहली औद्योगिक नीति में कब किया गया था। देखिए पहली औद्योगिक नीति से पकड़ लेना है। पहली औद्योगिक नीति आया था 1948 ईस्वी में। इसी में प्रथम बार से मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रयोग किया गया। चलिए 75 के बाद आपके आते हैं 76 नंबर में। 76 नंबर में क्या कह रहा है, 76 नंबर में कहा जा रहा है नागरिकता से संबंधित कानून पहली बार कब आया था। तो 1955 ईस्वी में आया और इसी को संशोधित करते हुए CAA कानून वगैरह लाए गए हैं अभी वर्तमान में। तो हमेशा यह संशोधित होते रहता है समय समय पर। तो नागरिकता संबंधित कानून जो है 1955 ईस्वी में पहली बार आया था। चलिए 76 के बाद आते हैं 77 नंबर में। 77 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो राष्ट्रपति का जो है पद वर्णन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सटीक आंसर। 52 अनुच्छेद कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। वही अगर 53 अनुच्छेद की बात करें तो 53 अनुच्छेद में आपको कहा जाता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ऑप्शन नंबर बी 53 कहता है अनुच्छेद। वही 54 अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित अनुच्छेद 54 है। जबकि 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति होता है। तो किस रीति से होगा, तो रीति के बारे में 55 कहता है। तो ये आप लोग सभी याद कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। 78 नंबर में कह रहा है कि स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग की बात करें तो स्वा हो जाएगा उपसर्ग इसमें, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जो शब्द होता है उसके पहले वाक्य जो होते हैं उपसर्ग होता है और अंतिम वाला जो होता है प्रत्यय होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 79 में, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो गूलर का फूल कोई दिखाई नहीं पड़ता है। आप लोग अगर जानते हैं आपके एरिया वगैरह में क्षेत्र में अगर गूलर का पेड़ होगा तो उसमें फूल दिखाई नहीं पड़ता है, वो रात में खिलता है और रात में ही समाप्त हो जाता है, फल लग जाता है उसमें, माने बहुत दुर्लभ होता है। तो दुर्लभ वस्तु है। अगर आपको कह दे कि गूलर का फूल लेकर आओ तो बहुत दुर्लभ है, लाना संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दुर्लभ वस्तु। अगला क्वेश्चन 80 नंबर में इंग्लिश का है, फिल इन दियर ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को कहता है भरना है, द ब्लैंक्स होगा, ये IR इन्फ्लुएंस हो गया है।
कह रहा है राम वाज गोइंग टू पटना डैश मंडे, यहाँ पर क्या भराएगा? तो आपको देखिए इसमें पकड़ना है, इसमें वाज और V4 का यूज किया गया है। इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का दिया हुआ है, साथ में टाइम भी मैनेज किया हुआ है, इंडेफिनिट टाइम दिया है, इसीलिए इंडेफिनिट टाइम दिया हुआ है तो उसमें सिंस का यूज होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो राम वाज गोइंग टू पटना सिंस मंडे, राम है जो मंडे से पटना जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 80 के बाद 81 नंबर। 81 नंबर में फिर इंग्लिश आ गया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। इसमें दिया गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों का एक शब्द, उसको एक शब्द में आंसर देना है। जैसे आपको दिया गया है कि वन हु रीड्स ए लॉट्स, वह एक व्यक्ति है जो बहुत अधिक पढ़ता है, हमेशा पढ़ते रहता है, तो ऐसा व्यक्ति को कहा जाता है बुक बार्म, किताबी कीड़ा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कौटिल्य का विलोम शब्द है। कौटिल्य का विलोम शब्द होता है आर्जव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 83 नंबर में। 83 नंबर कह रहा है कि किस काल में छोटे पत्थरों का प्रयोग हुआ था? तो छोटे पत्थर का प्रयोग जो हुआ था वो मध्य पाषाण काल में हुआ था, लेकिन बड़े पत्थरों का अगर प्रयोग की बात करें तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। नवीन पाषाण काल में खेती करना शुरू किया और पहिया वगैरह का खोज हुआ नवीन पाषाण काल में। तो चलिए इसको याग की खोज कहिए, आग की खोज जो है नवीन पाषाण काल में हुआ था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 83 नंबर के बाद 84 नंबर में। चलिए 84 नंबर में कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में घोड़ा का साक्ष्य मिला है। तो घोड़ा का साक्ष्य जो मिला था लोथल से मिला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही मोहनजोदड़ो की बात करें तो वहाँ जो है कांस्य की प्रतिमा मिली है, नर्तक की मूर्ति मिली है। तो ये आपको यहाँ से बनावली से पूछ देगा, बनावली से भी क्वेश्चन रहता है ना। रंगपुर में चावल के दाने का अवशेष मिले हैं, तो ये सभी आपको याद रखना है। चलिए 85 नंबर में देख लीजिए। 85 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी जो थी वो राजगृह थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौशाम्बी पूछेगा तो बतस की राजधानी कौशाम्बी थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। वही वज्जी की राजधानी वैशाली थी। तो ये सभी आपको पूछा जाता है, बिहार से रिलेटेड है। चलिए नाइक्रोम मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है? तो निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 87 नंबर में चलते हैं। मानव शरीर में सबसे कम पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए सबसे कम पूछा गया है ना, तो सबसे कम मैग्नीज होगा, अगर सबसे अधिक पूछेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 88 नंबर में। 88 नंबर में कहा जा रहा है कि बेरिंग जल संधि किसे अलग करता है? तो बेरिंग जल संधि जो अलग करता है वो अलास्का को रूस से अलग करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही अब जो है जावा को सुमात्रा से अलग करता है, तो सुंडा जलप्रपात, सुंडा गर्त में जो आता है सुंडा जल संधि, तो सुंडा जल संधि जो है आपका जावा सुमात्रा को अलग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 88 नंबर के बाद 89 नंबर में करें भारत में जलीय तट की लंबाई कितना है? तो देखिए जलीय तट की लंबाई पूछा गया है, तो जलीय तट की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन अगर प्रायद्वीपीय भारत की तट की लंबाई पूछे तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। और अगर कुल स्थलीय सीमा की बात करें कि भारत में स्थलीय सीमा कितनी है तो 15200 किलोमीटर हो जाएगा। और भारत के कुल रेखा की लंबाई मतलब उसमें जो है तटीय भी शामिल है, स्थलीय भी शामिल है, जलीय भी शामिल है, तो हो जाएगा 22716.6 किलोमीटर। तो तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे, आपको कौन पूछेगा। चलिए 89 नंबर के बाद 90 नंबर में देखिए। 90 नंबर में कहा जा रहा है कि उदंतपुरी बिहार की स्थापना किसने किया था? तो उदंतपुरी बिहार की स्थापना किया था गोपाल ने, ऑप्शन नंबर ए। पाल वंश का शासक था गोपाल। बिहार में, बिहार के नालंदा जिले में या बिहार शरीफ में है उदंतपुरी है, और वो बौद्ध मठ से संबंधित है ना। यह 8वीं शताब्दी में इसको निर्माण किया गया था। गोपाल ने 8वीं शताब्दी में है जो उदंतपुरी बिहार की स्थापना किया था। चलिए 91 नंबर में देख लीजिए। 91 नंबर में कह रहा है कि कौन सी विटामिन कैंसर से बचाव करती है? तो कैंसर से बचाव करती है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विटामिन डी जो होता है वह सूरज की रोशनी में पाया जाता है। अंकुरित चना में जो है विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 92 नंबर में देख लीजिए। शरीर में शुद्ध रक्त ले जाती है, तो शुद्ध रक्त ले जाने का काम धमनियाँ करती है। धमनी जो होता है क्या होता है? एक मोटे नस होता है ना, तो मोटे नस को धमनी कहा जाता है। जो पतला नस रहता है उसको सीरा कहा जाता है। तो सीरा जो होता है अशुद्ध रक्त ले जाता है। चलिए कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 93 नंबर में। 93 नंबर में कह रहा है
कि गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की बिहार में लंबाई जो है आपका इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें 445 किलोमीटर हो जाएगा। इसमें 4 कर लीजिएगा, इसमें 445 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही अगर गंगा नदी की कुल लंबाई देखें तो 2525 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर ए भी है। ये कुल लंबाई गंगा का पूछे तो, लेकिन गंगा की अगर बिहार में पूछे लंबाई तो 445 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देख लें। अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि सिंधु की दाएं सहायक नदी कौन सी है। दाएं सहायक नदी पूछ दिया है, तो दाएं सहायक नदी है श्योक नदी है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। मान लिया जाए कि ए अपना देश भारत है ना, यहाँ से है जो चलती है सिंधु नदी, निकलती है तिब्बत से, और निकलते निकलते यह आती है और उसके बाद वो पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। लेकिन इससे पहले है जो भारत की नदियां निकल के आती है, तो इधर से एक श्योक नदी है दाएं तरफ से, इधर से एक श्योक नदी है जो आकर के मिलती है। बाकी इधर से चिनाब है, झेलम है और फिर रावी है, ये सभी नदियां जाकर के मिलती है सिंधु नदी में। तो आप याद रखेंगे तो इधर जो हो जाएगा दाएं हो जाएगा और इधर हो जाएगा बाएं। तो ये सब देखिए बाएं ओर से मिलने वाली नदी है चिनाब, झेलम, रावी, जबकि दाएं उधर से इधर से मिलने वाली नदी है सिर्फ ओनली श्योक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन 94 के बाद 95 नंबर में चलते हैं। चंपारण कृषि समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FG सलाई को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। जब राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे तो उन्होंने चंपारण के बारे में बताया है कि चंपारण में किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। गांधी जी ने उनके साथ कुछ दिनों के बाद चंपारण आए और चंपारण में देखे तो उसको एक जांच कमेटी बनाया गया था। वही जांच कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो FG सलाई को बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 96 नंबर में। 96 नंबर में कहा जा रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 1912 ईस्वी में बिहार का बंटवारा हुआ था, बंगाल से अलग कर दिया गया था। चलिए अगर हम 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च की बात करें तो 30 मार्च को अभी जो है फिलहाल में राजस्थान का 75वां स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1949 ईस्वी में ही कर दिया गया था 30 मार्च को। तो 30 मार्च को जो है अभी स्थापना दिवस मनाया गया है राजस्थान में। अब है 23 अप्रैल की बात करें तो 23 अप्रैल को भी कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये आपके लिए छोड़ते हैं कि 23 अप्रैल को है जो कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 96 के बाद 97 नंबर में। 97 नंबर में है पूछा गया है कि यदि 15 संतरे का मूल्य 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि पूछ रहा है, हानि प्रतिशत क्या होगी। इधर से हानि होगा, है ना, हानि प्रतिशत पूछ दिया है। तो देखिए जितना रुपया में मान लिया जाए कि CP कुछ रुपया होगा, तो जितना रुपया में वह 15 वस्तु खरीदता है उतना ही रुपया में है जो वह 20 संतरे बेच देता है। यानी जितना रुपया में 15 संतरे खरीदता है उतना ही रुपया में वो 20 संतरे बेच देता है। इसका मतलब यही हुआ। तो इसका मतलब है कि पैसा तो दिया हुआ नहीं है, वस्तु पर है, आपको निकालना होगा। तो बेचा कितना, हानि हो जाएगा ना, खरीदा था 15 वस्तु, बेच दिया उतना ही रुपया में 20 वस्तु, तो 5 वस्तु की हानि हो गया। तो हानि जब निकालेगा तो इसमें है जो ये निकलेगा SP पर निकलेगा। किस पर निकलेगा, SP पर। तो SP कितना हो गया, इसका 20 हो गया ना, तो 20 पे निकलेगा। और प्रतिशत कह रहा है तो 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करेंगे इसको, तो आप काटेंगे तो 20 25 100 5 बार में कट जाएगा। इसका मतलब 25% इसका क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। चलिए 97 नंबर का ए हो जाएगा। 98 नंबर में देख लीजिए। देख लिए 98 नंबर में कह रहा है कि आगरा के किले का निर्माण करवाया था। तो आगरा के किले का निर्माण जो करवाया था वो अकबर के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सटीक आंसर। वही हम बात करें दिल्ली के लाल किले का, तो दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण करवाया गया था वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन नंबर यहाँ AC हो जाएगा। अगर लाल किले के है कब, 1638 से लेकर 1648 के बीच में है जो शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था लाल किले का। चलिए 99 नंबर में देख लीजिए। 99 नंबर में कहा जा रहा है आपसे 13 ताली लोक नृत्य, हमारे साथ बने रहेंगे। 13 ताली लोक नृत्य है। 13 ताली लोक नृत्य जो किया जाता है वो राजस्थान में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और यह जो होता है
कामड़ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। एगो कामड़ जो होता है एक जाति है वहाँ राजस्थान में, उसी के द्वारा यह किया जाता है। शिव के ताल और पार्वती के लय से ताल ये शब्द बना है 13 ताली। इसमें क्या करता है, कामड़ जाति जो होता है वह स्त्रियां अपने शरीर पर 13 तरह के मंजीरे बांधती है और उसको बांध करके नृत्य करती है। इसी को कहा जाता है 13 ताली नृत्य। तो आपका आंसर आपका ए हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है 100 नंबर का। 100 नंबर में देख लीजिए, 100 नंबर कह रहा है कि वह जनगणना दशक जिसमें भारत के लिंगा अनुपात में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई थी। देखिए, लिंगा अनुपात के बारे में बात किया गया, जनसंख्या नहीं। तो इसमें जो होगा 61 कर लीजिएगा, यहाँ 61, 1961 से लेकर 1971 के बीच में ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसी के दशक में है जो आपका लिंगानुपात में सर्वाधिक गिरावट देखी गई। लेकिन जनसंख्या विभाजन की बात करें तो 2011 से लेकर 21 तक की जो थी, 1911 से 1921 के बीच में, उसमें जनगणना में गिरावट हुई थी। तो इसको है जो अगर जनसंख्या पूछे तो 1911 से लेकर 1921 के बीच में, और अगर आपका लिंगानुपात पूछ लिया गया तो 1961 से 1971 के बीच में लिंगानुपात में गिरावट देखी गई। तो इसी के साथ है जो हमारा 100 नंबर का जो है प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस का आपके सामने समाप्त हो गया। कल फिर मिलेंगे 100 क्वेश्चन को लेकर, लेकिन अल्टरनेट आएगा, एक दिन छोड़ाकर एक दिन आपका सेट आएगा। तो कैसा लगा ये सेट आपके लिए, क्योंकि यह सेट बहुत ही सटीक और लाजवाब तरीके से तैयार किया गया था बिहार पुलिस को देखते हुए। क्योंकि यह सेट अगर 10 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो आपका रिजल्ट होने की संभावना है, क्योंकि बहुत पैटर्न पे आधारित जो पैटर्न है बिहार पुलिस का उसी पैटर्न पे बनाया गया है। तो हमारे ख्याल से आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि यहाँ से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और अच्छे से कंटेंट देखने को मिलेगा। तो कृपया करके आपसे उम्मीद है कि आप लोग जरूर हमारे चैनल को बढ़ाएंगे और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। तो प्लीज़ जल्दी कीजिए और जुड़िए। फिर मिलते हैं अगले सेट में अगले दिन, लेकिन अल्टरनेट। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।